हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के अंदर आज हम लेने जा रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, या हम ये कह सकते हैं इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु मॉडल, जिसका नाम है नील्स बोर या नील्स बोहर परमाणु मॉडल। ये परमाणु मॉडल नील्स बोहर के द्वारा 1913 को दिया गया था। अब हम पहले तो मैं आपको है ना इन सर का पूरा नाम ले लेते हैं। अपन नाम है इनका नील्स हेनरिक डेविड बोर। अब बोर बोलते हैं इसको क्योंकि यहां पर एच साइलेंट के रूप में दिया गया है ना, इस हिसाब से दिया जाता है। नील्स बोहर ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था उसका सबसे मुख्य उद्देश्य था रदरफोर्ड परमाणु की मॉडल की कमी। जब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर मैक्सवेल सिद्धांत लगाया गया था और कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में गिरना चाहिए, तो सबसे मुख्य पॉइंट जो था ना इनका, वो उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो इनकी मॉडल की सबसे पहला मुख्य बिंदु जो अपन लेते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे मुख्य बिंदु है इसका पहला कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। अभी अपन इसके बारे में बात करते हैं। दो बल कार्य करते हैं। देखो, आपको भी पता है कि जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अलग होती है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन एक तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा निश्चित वृत्ताकार पथ के अंदर। देखो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को अपन यहां समझते हैं कि जैसे ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है, और ये एक निश्चित कोई वृत्ताकार पथ है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नील्स बोहर ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल है जिसे अपन कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या नाम आता है? अभिकेंद्रीय बल। अब ये क्या होता है, आइए इधर देखो। केंद्र यानी नाभिक, परमाणु का जो नाभिक है, ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन, जिसके ऊपर आवेश पाया जाता है। कौन सा? धनावेश, ठीक है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। तो प्रोटॉन और नाभिक दोनों का आकर्षण बल होता है, जिसको हम कहते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचता है, उस बल को नाम दिया गया है कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। और जो ये अभिकेंद्रीय बल है दोस्तों, ये अभिकेंद्रीय बल कहां लगता है? नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकर्षण बल, लगाया गया आकर्षण बल होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। ये कौन सा बल है साहब? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। चलो, एक बात ये हुई। फिर रदरफोर्ड ने नील्स बोहर ने यह भी कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, तो ये उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, यानी अपने अक्ष पर भी क्या होती है? उसकी घूर्णन गति होती है। तो यहां सेकंड बल का जो नाम है वो है अपकेंद्रीय बल। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। अब साहब ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं अपने अक्ष पर घूम रहा है। कैसे? यूं, है ना। तो ये जो होता है, इसके अपने अक्ष पर जो ये घूर्णन गति होती है, तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन गति के द्वारा इसके अंदर एक बल उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अब ये नाम आ रहा है
अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल की जब बात की जाती है तो अपकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन के द्वारा नाभिक के विपरीत दिशा में लगाया गया आकर्षण बल होता है। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं हम इसको, कि नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के विपरीत कार्य करता है। और क्यों होता है उत्पन्न, किसके कारण, तो इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण उत्पन्न बल। घूर्णन गति के कारण उत्पन्न बल, ये कौन सा बल कहलाता है साहब, ये बल कहलाता है अपकेंद्रीय बल। तो देखो दोस्तों इधर ध्यान देना कि जब नाभिक के चारों ओर जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो दो तरह के बल कार्य करते हैं। पहला अभिकेंद्रीय, अब देखो ये नाभिक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, और दूसरी तरफ बल लग रहा है इसके विपरीत दिशा में। जो क्या हो रहा है ना, कि जितना ये खींचेगा उतना का उतना ये वापस उसकी तरफ बल कार्य करता है। तो दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो यहां नील्स बोहर ने ये बताया कि ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और जब ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ में ही क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये नील्स बोहर परमाणु मॉडल का सबसे पहला पॉइंट था जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसी के कारण रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल की कमी थी उसको थोड़ा सा दूर किया गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो आप इसका। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जिस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कक्ष ऊर्जा स्तर या कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोष कहा जाता है। यानी जो ये इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार पथ है इसके अंदर जो चक्कर लगाते हैं उसको कक्ष, कोष या ऊर्जा स्तर के नाम से जाना जाता है, और इनके लिए मान दिया गया है। अब ये जो कोष होते हैं ना वो यूं चलते हैं, देखो साहब यूं, तो पहला होता है K, फिर होता है L, फिर होता है M, फिर होता है N, इस तरीके से आगे चलते हैं। तो इनको किसके द्वारा, K, L, M, N, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना उस हिसाब से दर्शाया जाता है। ये तो हो गया साहब दूसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि जब मैक्सवेल ने ये कहा कि कोई आवेशित कण क्या करता है, गति करता है, तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा, अंतर होगा। लेकिन नील्स बोहर ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, यानी K से L में या L से M में, इस तरह से जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में छलांग लगाता है या क्या करते हैं उसको प्रतिस्थापन होता है, उसका स्थानांतरण होता है, तब उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। दोस्तों इस चीज को हम एक सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। अब सीढ़ियां चढ़ते हैं ना तो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, निम्न से कहां आ रहे हैं, उच्च की तरफ जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। तो निम्न से उच्च में जब जाते हैं तो स्टेप चढ़ते हो ना आप, इस तरीके से जो स्टेप होते हैं यूं, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, तो ये निम्न है। तो निम्न से ऊपर चढ़ रहे हो आप, निम्न से कहां जा रहे हो, उच्च में जा रहे हो। तब हम क्या करते हैं, जब ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, यानी ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी होती है। और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो ऊपर यानी उच्च से कहां जा रहे हैं, निम्न के अंदर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, इतनी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। दोस्तों नील्स बोहर का यही कहना था कि जब इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, नीचे से ऊपर या उच्च से कहां आ रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तभी
इसकी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन एक साथ नहीं होता है, छोटे छोटे बंडल के रूप में या छोटे छोटे पैकेज के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटा। और दोस्तों इसी के कारण नील्स बोहर के परमाणु मॉडल को क्वांटम अभियांत्रिकी मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये नील्स बोहर के परमाणु मॉडल की कुछ हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। तो मैं यहां अगला पॉइंट भी बता देता हूं, पहले आप इसको नोट कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या था, इस तीसरे पॉइंट को अपन ले लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट था ये वाला, स्टेप वाला अपन लेते हैं। तीसरा पॉइंट लेते हैं अपन कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च तथा उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होता है, या ये कह सकते हो छलांग लगाता है, तो उसकी ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसकी ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। मतलब आप भी देखते हो ना, मतलब हम भी स्टेप चढ़ते तो कैसे परिवर्तन होता है, तो वही चीज बताइए। और ये कहा है, देखो आप, कि यह परिवर्तन एक साथ सतत यानी लगातार न होकर छोटे छोटे पैकेज या कह सकते हैं बंडल, जिसे ऊर्जा बंडल के नाम से बंडल में होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटा। क्या कहते हैं? क्वांटा कहते हैं। और इसी कारण यह क्या कहलाता है? क्वांटम अभियांत्रिकी मॉडल कहलाता है। क्वांटम अभियांत्रिकी मॉडल कहलाता है। नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल है उसको क्वांटम अभियांत्रिकी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण आप इस पॉइंट से ले सकते हो कि इसमें जो ऊर्जा है वो क्वांटा या क्वांटम के रूप में दिखाई देती है, इसलिए इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसमें लास्ट पॉइंट लेते हैं, चौथा, कि कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन 2n² द्वारा भरे जाते हैं। इस नियम को बोर-बेरी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर-बेरी नियम कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन, जो कोष होते हैं ना, K, L, M और N, इसको 2n² सूत्र के द्वारा क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए यहाँ 2n है। n मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या। देखो क्या होता है इसके अंदर, अपन इसको यहीं पर ले लेते हैं। 2n² के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इसको किस तरह से दर्शाया जाएगा? n होती है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी होती है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम इसको लेते हैं कि n, K, L, M और N, इनके लिए मान ध्यान रखिएगा। इसमें n का मान 1 होता है, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें क्या होता है 4। ये n क्या है? मुख्य
क्वांटम संख्या। तो ये जो क्वांटम संख्याएं आएगी ये अपन इसी पाठ के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो क्वांटम संख्या की जब बात की जाती है तो दोस्तों क्वांटम संख्या के लिए यहाँ पर अब हम सूत्र ले रहे हैं 2n²। ठीक है, तो देखो यहाँ पर k के लिए 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, l के लिए 2 × 2 का स्क्वायर, m के लिए 2 × 3 का स्क्वायर और n के लिए जैसे लेते हैं 2 × 4 का स्क्वायर। अब आप देखो दो, एक का स्क्वायर एक होता है तो क्या हुआ 2 × 1 कितने हुए 2 इलेक्ट्रॉन। तो k के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। फिर l 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन। फिर 2 × 3 का स्क्वायर होता है 9 कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन। और ये हो गए 2 × 4 का स्क्वायर 4 × 4 कितने हुए 16 तो 16 कर देंगे तो कितने आ गए 32 इलेक्ट्रॉन। हम बोलते हैं ना इसमें 2 8 18 32। तो K L M और N के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए नील्स बोहर ने एक सूत्र दिया था जिसे कहते हैं 2n², बोर-बेरी नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये कितने हुए पॉइंट्स साहब 4 पॉइंट हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने यहाँ पर नील्स बोहर के 4 मुख्य पॉइंट लिए हैं, इसके मुख्य बिंदु। नेक्स्ट वीडियो में और नील्स बोहर के सिद्धांत मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, तब तक इसको नोट कर दीजिएगा। धन्यवाद।